Hi friends, today we are about to learn an interesting lesson of science titled The Living World. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं कि डॉग, कैट, कैमल ये सब लिविंग थिंग्स है और टेबल, बुक, बास्केट ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। हमारे आजू बाजू में अगर हम देखें तो हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देख सकते हैं। वो प्लांट्स और एनिमल में बहुत सारी सिमिलरिटी यानी समानताएं भी हमें दिखाई देती है। फिर भी उनमें कुछ फीचर्स रहते हैं, कुछ विशेषताएं रहती है जिसके सहायता से हम उन्हें लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। जो विशेषताएं या फीचर्स लिविंग थिंग्स में होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में हमें दिखाई नहीं देती। सच फीचर्स आर सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग के जो स्पेशल फीचर्स रहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में हमें दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें ही लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स ए इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का ग्रोथ, यानी कि दिन ब दिन ये बढ़ते चले जाते हैं एक डेफिनेट लेवल तक। आप सभी ने किटन्स यानी बिल्ली के बच्चों को देखा होगा। जब उनका जन्म होता है तो बहुत ही छोटे रहते हैं, लेकिन दिन ब दिन वो बढ़ते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता कि उनका बढ़ना खत्म हो जाता है। उनकी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद वे बढ़ नहीं सकते। A baby grows up to become an adult person, either woman or man। एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और बढ़कर एक मैन और वुमन बन जाता है। During the period of its growth, the baby gains in height, weight and strength। जब वो बढ़ता है वो बढ़ते कुछ ग्रोथ हासिल कर लेता है और प्राप्त कर लेता है वो हाइट। उसकी हाइट भी बढ़ती है और उसका वेट भी बढ़ जाता है और वेट के साथ में उसकी स्ट्रेंथ यानी शक्ति भी बढ़ जाती है। इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू अडल्ट्स इन अ सर्टेन पीरियड। जैसे इंसान बढ़ते हैं उसी तरह से ऑल जो एनिमल्स है वो ऑल एनिमल्स की ग्रोथ हो जाती है इंसान के जैसे ही। Humans require 18 to 21 years for this growth। और इंसान को पूरा बढ़ने के लिए 18 से 21 years तक लगते हैं। Find out how long it takes for the young ones of hens, cows and dogs to grow into adults। 18 से 21 साल तक इंसान बढ़ सकते हैं, उसके बाद में उनका बढ़ना खत्म हो जाता है और जब वे 18 से 21 साल के बन जाते हैं तो उन्हें अडल्ट्स कहा जाता है। वैसे ही हैंस, काऊ और डॉग्स अडल्ट्स कब बनते हैं, उनका बढ़ना कब बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये आपको खोजना है। जैसे इंसान और एनिमल्स बढ़ते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं। एक यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है। टाई अ थ्रेड टू टिप ऑफ द पॉटेड सैपलिंग, कीप द थ्रेड स्ट्रेच एंड tie it to a peg or nail above the plant। What do you observe after 10 to 15 days? What tells us that the plant has grown taller? In all plants, it is mainly the width and height of the stem that grows. As they grow, some plants develop branches while others do not. Though all living things grow, animals grow only for a certain period। Plants, on the other hand, grow as long as they live। The growth of living things occur from within the body, which means that growths occur in all parts of the body। अपने घर के बाहर कुछ पॉटेड सैपलिंग्स होते हैं, तो एक सैपलिंग को क्या कीजिए, उसका जो टॉप है उसके टॉप पर एक थ्रेड बांधिए, यानी एक धागा बांधिए, और वो जो धागा है वो ऊपर की तरफ बांधिए। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो धागा है वो धागा पहले दिन टाइट होना चाहिए, यानी उसमें लूजनेस नहीं होना।
और 10-15 दिन के बाद हम अगर इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमने जो थ्रेड टाइट बांधा हुआ था, कुछ दिन के बाद ये हमें लूज दिखाई देगा। यानी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अपना जो पौधा था, सैपलिंग था, इसकी ग्रोथ हो चुकी है। हमें दिखाई देगा कि इसकी विड्थ भी बढ़ चुकी है और इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। जैसे कि हमने पहले लर्न किया कि ऑल लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल्स और प्लांट की ग्रोथ में कुछ फर्क है। एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो सर्टेन पीरियड तक ही होती है, यानी उनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती है, वो अनलिमिटेड रहती है। पेड़ या प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो जब तक जिंदा है तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है, और ये जो ग्रोथ है सब लिविंग थिंग्स की, ये बॉडी के अंदर से होती है, यानी कि बॉडी के सब पार्ट्स बढ़ते रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए उन्हें फूड मिलना बहुत ही जरूरी है। यदि उन्हें फूड नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ भी संभव नहीं है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, लेकिन जो प्लांट्स रहते हैं वो खुद का भोजन, खुद का फूड खुद ही बना लेते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसी तरह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और वाटर की सहायता से, यानी न्यूट्रिएंट्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्लांट्स अपना खुद का फूड खुद ही तैयार करते हैं। उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती फूड के लिए। प्लांट्स की फूड प्रोड्यूस करने की ये जो प्रोसेस है ये इनके लीव्स में हो जाती है, यानी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो ही खुद का भोजन खुद तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी पेड़ पौधों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। पेड़ के पत्तों में क्लोरोफिल नाम का एक घटक एग्जिस्ट में रहता है। इसी की सहायता से लीव्स अपना खुद का भोजन खुद बना सकते हैं, और ये जो प्रोसेस रहती है इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन किया जाता है रिलीज, जो कि हम सबको जिंदा रहने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इसलिए बहुत सारे पेड़ पौधे अगर हम लगाएंगे तो उसी मात्रा में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले बताया कि पेड़ के लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक घटक रहता है, जिसकी वजह से पेड़ को सहायता मिलती है खुद का फूड तैयार करने के लिए, और इसी की वजह से पेड़ के पत्तों का रंग हमें ग्रीन दिखाई देता है। अगर पेड़ के पत्तों में क्लोरोफिल नाम का घटक नहीं रहेगा तो पेड़ के पत्ते हमें कुछ दूसरे ही रंग के दिखाई देंगे। प्लांट्स के बारे में एक बात हम जान गए हैं कि प्लांट्स खुद का फूड खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के बारे में ऐसा नहीं है। एनिमल्स को अपना फूड खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। गोट्स, शीप और हॉर्सेस के जैसे एनिमल ग्रास खाते हैं, यानी घास खाते हैं। सच एज टाइगर्स एंड लायंस मीट देयर नीड फॉर फूड बाय हंटिंग अदर एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स। लायंस, टाइगर्स, इनके जैसे जो एनिमल्स है वो अदर एनिमल्स की शिकार करते हैं। तो कौन से एनिमल्स की वो शिकार करते हैं? उन एनिमल्स की जो एनिमल्स प्लांट्स पर जिंदा है, जैसे कि गोट, शीप और हॉर्सेस। इन एनिमल्स को मारकर वे खाते हैं और उन पर ही जिंदा रहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का रेस्पिरेशन। होल्ड योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। व्हाट डू यू फील? अगर हम अपना हाथ अपने छाती पर रखेंगे या अपना हाथ अपने नोज के सामने रखेंगे तो हमें क्या महसूस होगा? आप करके देख सकते हो। If we observe a sleeping dog, what movement of its belly do we see? यदि हम एक सोते हुए डॉग को देखेंगे तो उसके जो बेली की मूवमेंट है वो मूवमेंट हमें कैसे दिखाई देगी, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide formed in the body due to the use of oxygen is called respiration.
हम इनहेल करते हैं यानी कुछ एयर अपने नाक से अपने बॉडी में लेते हैं और उसके बाद एक्सेल करते हैं यानी कि अपने बॉडी में की कुछ एयर हम बाहर छोड़ देते हैं, उसे एक्सेलिंग कहता है। इनहेलिंग और एक्सेलिंग टुगेदर आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और इसी प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। फिश होती है, स्नेक होते हैं, माउस होती है, इनके बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम एंड लीव्स। प्लांट्स की लीव्स और स्टेम्स पर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं और उनकी सहायता से प्लांट्स रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है कि एनिमल्स हो या प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं और इसीलिए रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का एक्सक्रिएशन। Waste substances are formed during the many processes that take place in the bodies of animals. एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है और इस प्रोसेस की वजह से कुछ सब्सटेंसेस भी अपने बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो अनावश्यक जो घटक रहते हैं हमारी बॉडी में, उन सब को एक्सक्रीटा कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये जो अनावश्यक घटक हमारे बॉडी में रहते हैं, सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में रहते हैं, ये हमें हमारे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। और कुछ प्रोसेस की हेल्प से हमारे बॉडी में से ये अनावश्यक जो सब्सटेंसेस है वो हम बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रिएशन। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रिएशन। जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स के पास एक्सक्रिएशन के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहते हैं जिनकी सहायता से वे एक्सक्रिएशन कर सकते हैं। प्लांट्स टू एक्सक्रिएट। एनिमल्स तो एक्सक्रिएशन करते हैं, ये हमें मालूम हो गया, यानी अपने बॉडी में के जो वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं उन्हें वे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स के बारे में भी ये संभव है? प्लांट्स भी जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उनके बॉडी में के वो बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। प्लांट्स टू एक्सक्रिएट। हाँ दोस्तों, प्लांट्स भी एक्सक्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन स्पेसिफिक सीजन। जैसे कि हम देखते हैं कि स्पेसिफिक सीजन्स में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स। और जो वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं ट्री में के वो पेड़ के पत्तों में इकट्ठा हो जाते हैं और पत्तों के साथ वेस्ट सब्सटेंसेस भी गिर जाते हैं। यानी कि पेड़ पौधे भी एक्सक्रिएशन करते हैं। इसलिए एक्सक्रिएशन ये भी एक लिविंग थिंग्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सही में प्लांट्स एक्सक्रिएशन करते हैं या नहीं, इसका प्रूफ देखने के लिए हम एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture. Observe it after 6 to 7 hours. What do you see? एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बैग लीजिए, उसको एक पत्ते पर बांध दीजिए जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 hours, और 6 से 7 घंटे के बाद उसका ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। आप क्या देखेंगे? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग। उस ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर आप देखेंगे पानी की छोटी छोटी बूंदें। इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रिएट वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर। और इस पर से प्रूव हो जाता है कि प्लांट्स भी वाटर को एक्सक्रिएट करते हैं वेपर की फॉर्म में। निम्नलिखित बातें आपने कभी एक्सपीरियंस की है? व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस? लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आईज। आपकी आंखों पर अगर अचानक रोशनी गिर जाती है तो आप क्या करते हैं? सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक। अगर आपको अचानक कोई पिन प्रिक करता है तो आप क्या महसूस करते हैं? आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है? द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वर टच्ड। मिमोसा प्लांट के लीव्स को अगर आप
टच करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कोर्ट एट आर lit एंड सनसेट इंसेक्ट्स गैदर अराउंड द लैम्प्स। शाम के वक्त अपने स्ट्रीट पर का जो लाइट है वो ऑन हो गया और उस पर बहुत सारे इंसेक्ट उसके आजू बाजू में घूमने लगे। उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया या आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुली एंड मूवमेंट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। If you suddenly enter a cow shed, the cows and buffaloes stand up, begin to move, or one or too many even start moving. These are called movements. हमारे आजू बाजू में कुछ घटनाएं घटती है या इवेंट्स ऑकर हो जाती है तो उन्हें हम रिस्पॉन्स करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्सेज द इवेंट्स और एक्शंस। जैसे कि हम अगर काउ शेड में गए तो अपने काउ शेड में काउज होगी, बफेलोस होंगे, तो हम जाने के बाद वो खड़े हो जाएंगी, कुछ आवाज़ करेंगे, यानी कि हमारे एंट्री को वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमारे घर में कुत्ता या बिल्ली हमने पाले हुए है और अगर हम बहुत देर बाद अगर घर में एंट्री करते हैं तो उनकी एक्शन भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो हमारे आजू बाजू में घूमने लगते हैं। इन सब को कहा जाता है मूवमेंट्स। A creeper planted in the court at leans towards a support. अपनी जो क्रीपर रहती है, अपने कोर्ट यार्ड में जो क्रीपर रहती है वो सपोर्ट की सहायता से ऊपर ऊपर चढ़ने लगती है या बढ़ने लगती है। अपने खिड़की में जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं। इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो मूवमेंट। इस पर से हम स्पष्ट बता सकते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट हो सकती है, होती है। The movement or the change of taking place in living thing at a such time is their response to a stimulus. An event that occurs in our surroundings is a stimulus. The ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होती है वो खुद के ही जैसा अदर लिविंग थिंग प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ये खुद के ही जैसा दूसरे एनिमल को बर्थ दे देते हैं। सम ले एग्स। और कुछ जो एनिमल्स या बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स नहीं लेकिन बर्ड्स जो होते हैं वो एग देते हैं। देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। और उनके ही जैसे उनके जो बर्ड्स रहते हैं कुछ दिनों बाद अंडों में से बाहर आते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने सीड में से, स्टेम में से या लीव्स में से अदर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग्स जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। लिविंग थिंग्स में ये जो प्रोसेस होती है खुद के शरीर का दूसरा लिविंग थिंग प्रोड्यूस करने की, इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन या इसे प्रोक्रिएशन भी कहा जाता है। अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। At a certain stage of life, living things become capable of reproduction. लाइफ के certain stage पे living things capable हो जाती है reproduction के लिए। Later on in life reproduction stage, their organs become weak and still later their life comes to an end. कुछ दिन बाद ये reproduction की लिविंग थिंग्स की क्षमता समाप्त हो जाती है। उनके बाद में उनके जो ऑर्गन्स है लिविंग थिंग्स के वो वीक बन जाते हैं और उसके बाद उनको मृत्यु आ जाती है। द लाइफ स्पैन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। सब जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो उम्र रहती है वो सेम नहीं रहती। कुछ एनिमल्स की ज़्यादा रहती है, कुछ एनिमल्स की कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज़ अबाउट 12 to 18 ईयर्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे डॉग का, तो डॉग की जो उम्र रहती है वो 12 से 18 साल तक रहती है। व्हाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स। अगर हम दूसरी तरफ देखें जो ऑस्ट्रिच बर्ड है, ऑस्ट्रिच बर्ड की जो आयु रहती है वो लगभग 50 साल की होती है। यू मे हैव वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग्स आर, हाउ
they came into being and so on. हनीकॉम्ब के आपने स्मॉल कंपार्टमेंट्स देखे होंगे और ये जो कंपार्टमेंट्स रहते हैं ये टुगेदर किए जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं एक हनीकॉम्ब में. ऑल हैज़ ब्रिक्स. एक जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो दीवार होती है उसे हम ब्रिक्स से जोड़ देते हैं, ब्रिक्स और सीमेंट की सहायता से. टू कंस्ट्रक्ट अ ऑल वी फर्मली जॉइन द ब्रिक्स टुगेदर. और एक दीवार बनाने के लिए हम जो ईंटें रहती है उनको टुगेदर करके उन्हें जोड़ के सीमेंट की सहायता से एक अपनी ऑल बना लेते हैं. तो क्या एनिमल्स और प्लांट्स का शरीर भी ऐसे ही कुछ बातें इकट्ठा करके टुगेदर करके बनाया गया है? देखेंगे आगे. अ सेल्युलर स्ट्रक्चर इस पॉइंट में लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जी हाँ, जो लिविंग थिंग्स है वो भी स्मॉल यूनिट्स की बनी हुई है जिन्हें कहा जाता है सेल्स. ऑल द एक्शंस and processes in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. लिविंग थिंग्स के बॉडीज में जो भी प्रोसेस होती है, जो भी एक्शंस होती है वो सब हो जाती है इन माइक्रोस्कोपिक सेल्स की सहायता से. सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल्स. कुछ जो लिविंग थिंग्स होती है वो सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी होती है. दिस आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और इन्हें कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जो एनिमल्स और लिविंग थिंग्स सिर्फ वन सेल के बने हुए, सिंगल सेल के बने हुए, उन्हें कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. On the other hand, the living things that are made of many cells are called multicellular organism. और जो लिविंग थिंग्स बहुत सारे सेल्स की बनी होती है उन्हें कहा जाता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. द अमीबा एंड द सम अदर microorganism are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banana tree, the onion plant, etc. are the multicellular organism. अमीबा और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए हैं, यानी उन्हें कहा जाएगा यूनिसेल्युलर. और जो माउस है, काऊ है, मैन है, कॉकरोच है, एलिफेंट, बनाना ट्री, ओनियन, मैन, ये सब जो है ये मल्टी सेल्युलर के बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, इसलिए उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ लिविंग थिंग, वेदर इट इज़ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. हमने जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हुए हैं लिविंग थिंग्स के, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा, रिक्रिएशन होगा, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिंगल सेल्युलर या मल्टी सेल्युलर दोनों में भी दिखाई पड़ते हैं. कुछ लिविंग थिंग्स हमारे लिए यूजफुल है. प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेज. फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक यानी कि हम उसे मेथी कहते हैं, पोटैटो, ओक्रा, एप्पल, बनाना आर यूज्ड एज फूड, while वसाका, हिरडा, बेहड़ा, एस्परागस आर यूज्ड एज मेडिसिन्स. यानी कुछ प्लांट्स जो है उन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो जो कुछ प्लांट है उन्हें हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं. एनिमल्स आर आल्सो यूजफुल फॉर अस, यानी कि प्लांट्स ही हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है. डॉग्स, कैट, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेज. Fish, sheep, fowl are used as food, while animals like horses, oxen, camel prove useful in various occupations. The earthworm is very useful in agriculture. जो earthworm रहता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. डॉग भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. बफेलोज, काउज, ये हम इन्हें कीप करते हैं और डोमेस्टिक यूजेस के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं. वैसे ही फिश, शीप, फॉल ये हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल ये भी वेरियस ऑक्यूपेशन में हमारे लिए यूज़फुल प्रूव हो चुके हैं. जैसे कि हमारे लिए कुछ यूज़फुल प्लांट्स और एनिमल है, वैसे ही हमारे लिए हार्मफुल भी है, यानी हमें
तकलीफ भी दे सकते हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट्स। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेज। कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय आवर फूड। Lice, ticks also spread diseases. The bites of some poisonous lizards, spiders, snakes, and scorpions can even cause death. If wild elephants enter human settlement, they cause a lot of destruction. Some plants too can be harmful, as for example, the dodder, parthenium, and other weeds. Pods of the nettle, Colocasia leaves cause itching. Plants like Lantana have strong odor. The Datura plant is poisonous. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause the spread of diseases. मॉस्किटोज़ और हाउस फ्लाई जो रहता है वो डिसीजेस स्प्रेड करते हैं, और माइस, रैट अपने जो घर में के फूड रहते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। लाइस और टिक जो रहती है वो भी डिसीजेस फैला सकते हैं। और बाइट्स ऑफ द सम पॉइजनस लाइजार्ड, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैंट इवन कॉज डेथ। हमारी मृत्यु भी हो सकती है अगर हमें ये काट लेते हैं तो। इफ़ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट, अगर वाइल्ड एलिफेंट ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर हो गया तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। कुछ प्लांट्स भी हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे ददोरा, पार्थेनियम और अदर वीड्स भी हमारे खेती में अगर आ जाता है तो हमारी खेती अच्छी तरह से फसल नहीं दे सकती है। कोलोकेशिया और नेटल, इसकी जो लीव्स है इसको अगर हम टच करेंगे तो हमें ईचिंग हो जाएगी। और ओलेंडर और लैटिना ये जो है इसका जो ओडर है वो हमें पसंद नहीं आता। धतूरा प्लांट ये जो है पॉइजनस है, अगर हम इसे खा जाएंगे तो हमें बहुत सारी बाधाएं हो सकती है और लास्ट में मृत्यु भी आ सकती है। Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause spread in diseases. Last point है इस लेसन में का wild animals. Wild animals that hunt other animals for food are called predators. जो एनिमल्स अपने खुद के भोजन के लिए, खुद के फूड के लिए अदर एनिमल्स की शिकार करते हैं तो उन्हें प्रेडिटर्स कहा जाता है। और वो जिन्हें मारा जाता है उसे प्रे कहा जाता है। और प्रेडिटर में आ जाते हैं टाइगर्स, लॉयंस, वुल्व्स, लेपर्ड्स। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो एनिमल्स है ये एनिमल्स ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाते हैं अपना फूड खोजने के लिए। और बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को या पीपल को भी वो मार सकते हैं अगर ह्यूमन सेटलमेंट में आ गए तो।